हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो भाई 20 दिन 20 मैराथन की आज हमारी क्लास 7 है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछली 6 क्लासेस है वो आप लोगों ने देख ली होंगी, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ। काफ़ी सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि सर कुछ वोकैब स्पेसिफिक क्लासेस होनी चाहिए इस मैराथन के अंदर, जैसे सर 1 या 2 क्लास के अंदर सारी इंपॉर्टेंट इडियम्स करवा दीजिए, 1-2 क्लास के अंदर सारी इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स करवा दीजिए, 1-2 क्लास के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंटोनियम सिनोनियम करवा दीजिए। तो अभी जो क्लास 7 और क्लास 8 है ये तो जो आपकी चल रही है बिल्कुल वैसी चलेगी। क्लास 9 जो है ना आपकी पूरी की पूरी फोकस रहेगी किसको लेकर, वोकैब को लेकर। क्लास 9 के अंदर या तो 1 क्लास या 2 क्लास, यानी कि क्लास 9 और क्लास 10 में मैं आपको क्या करवाऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। कितने? पूरे 600 से भी ज्यादा कराने वाला हूं। यानी कि इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वन वर्ड की वो क्लास देख ली, ठीक है, तो उसके बाहर तो आपके एग्जाम में वन वर्ड नहीं आएगा, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं आपको 600 ही कराऊंगा, लेकिन 600 ऐसे कराऊंगा जो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और वो 600 जो होंगे वो अपने आप में 600 से ज्यादा होंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि मैं जितने भी ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन के, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है भाई। फिर इसी तरीके से जो इडियम्स की क्लास है वो मैं लेके आऊंगा आपके लिए, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इडियम्स है 700-800 वो मैं करा दूंगा। फिर एक क्लास के अंदर मैं आपको एंटोनियम्स करा दूंगा, सिनोनिम्स करा दूंगा। इस तरीके से जो है 4-5 क्लासेस मैंने डिजाइन की हैं। और बाकी क्लासेस के अंदर तो जो आपका चल रहा है, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, मतलब कुछ एरर के क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ में समझाता हुआ निकलता हूं। वो इस तरीके से मैं मतलब 20 मैराथन आपकी कंप्लीट करूंगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो 20 मैराथन है इसको आप मैराथन मत समझो, इसको आप ये समझो कि 20 दिन के अंदर कंप्लीट इंग्लिश आपकी खत्म हो रही है। एक तरीके का क्रैश कोर्स है ये। तो आप इस 20 क्लास को करके जाओ, आप एग्जाम अटेम्प्ट करो, फिर आप मुझे आके बताना कि सर 20 क्लास का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व कराता हुआ दिख जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने 4 सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन में। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा वो सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ध्यान से पढ़ लो, एक बार स्क्रीन को पॉज करके एक बार पढ़ लो, ठीक है। चलो पढ़ लिया सबने, देख लिया। अब आपको बताना है कि किसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है। एक बार पहला वाला पढ़ो, द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय, यानी कि वो साधारण सी गलती जो उस लड़के ने की थी, हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स, उस गलती ने उसे सालों तक हॉन्ट किया। हॉन्ट करने का मतलब क्या होता है? हॉन्ट करने का मतलब होता है डराना। यानी कि जब आप कोई ऐसी चीज कर देते हो कि जब आप लंबे समय तक उसी बात को सोच सोच के परेशान रहते हो, उसी बात को सोच सोच के डरते रहते हो, तो हम ये कहते हैं कि वो चीज आपको हॉन्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि वो चीज आपको डरा रही है। इसी से क्या बनता है? हॉन्टेड। आपने कई बार सुना होगा, यार ये वाला घर जो है ना हॉन्टेड है, ये वाले जो स्पेस है ना वो हॉन्टेड है, ये वाला जो किला है वो हॉन्टेड है। तो हॉन्टेड का मतलब डरावना होता है, ठीक है, एक ऐसी जगह या कोई ऐसी बात जिससे आपको डर लगे। अगला वाला पढ़ो, एन सिंपल मिस्टेक। एक बात बताओ, ये जो सिंपल लिखा है, क्या सिंपल के साथ में एन आ सकता है? आर्टिकल की एरर है यहाँ पर, आपको पता है। सिंपल के साथ क्या आएगा? अ। अगर आप आर्टिकल लगाना चाह रहे हो तो या तो अ या द, एन तो नहीं आ सकता। आपको बताना कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये तो इनकरेक्ट है। अगला देखो, द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय एन बॉय। देखो वही गलती यहाँ पर आर्टिकल की। क्या बॉय के साथ एन आ सकता है? आप कहोगे सर नहीं आ सकता। भाई बॉय के साथ या तो अ लगाओगे या स्पेसिफिक कंडीशन में द लगाओगे, एन तो नहीं आ सकता। तो यानी कि ये भी ग्रामेटिकली क्या है? इनकरेक्ट है। अगला देखो, अ सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय एन बॉय। यहां पर भी सेम चीज, बॉय के साथ एन दे रखा है, तो यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं है। यानी कि अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी करते ना मेरे भाई, जो कि मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि आप क्या करो, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है तो आप हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, आपको नहीं पता चल पा रहा कि यार एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो एलिमिनेट कर लो। जैसे यहां पर आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका जो ये वाला ऑप्शन है वो सही हो गया, हाँ कि ना। देखो, द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय, मतलब वो छोटी सी गलती जो उस लड़के ने की थी, उस चीज ने उसे हॉन्ट किया। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो एरर है। सर इसमें भी एरर है, यहां पर सर हर होगा या सर हिज होगा? एक छोटी सी गलती जो उसने की, उस गलती ने उसे सालों तक हॉन्ट किया। तो क्या जरूरी है कि हॉन्ट भी इसी लड़के को किया? भाई मान लेते हैं इस लड़के की गलती की वजह से कोई लड़की है उसको मुसीबत का सामना करना पड़ा, या उसकी मिस्टेक की वजह से कोई लड़की परेशान हो, ये भी तो हो सकता है ना। यहां पर प्रोनाउन की एरर है, लेकिन ये एरर नहीं है। आपको लग रहा है एरर है, लेकिन एरर नहीं है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति है।
गलती को करने वाला एक लड़का है, लेकिन हॉन्ट जो हो रही है वो एक लड़की हो रही है, यानी कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आप नहीं कह सकते, हाँ कि ना। यानी कि 3 ऑप्शन जो वो क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, एक जो है वो ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आ गया, पहले का आंसर आपका आ गया ए, ठीक है। अगला एरर बताना है आपको, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई, एरर बताना है आपको, और नो एरर नहीं है इसमें, क्योंकि देखो ऑप्शन नहीं है नो एरर का। बताओ, स्क्रीन को पॉज कर लो, बताओ, हो गया। देयर इज अ स्पेक्ट्रम, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड विच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स ऑफ ऑल एजिंग। देयर इज अ स्पेक्ट्रम, मतलब वहां एक स्पेक्ट्रम है, ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड, उस लैंड के आसपास समुद्र का, यानी कि सीज का क्या एक स्पेक्ट्रम है जो अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट्स को, किसको, ऑफ ऑल एजिंग। एक बात बताओ, एजिंग का क्या मतलब होता है, आपको पता है एज एक वर्ब है, एज का मतलब क्या होता है, उम्र बढ़ना, एज एक वर्ब है, यहां पर लिखा है ऑफ ऑल एजिंग, ऑफ ऑल एजिंग, ये जो है ना एजिंग, यहां पर जो लिखा है एजिंग, ये क्या है, ये V1 और ING को शो कर रहा है भाई, ये जो एजिंग है V1 ING को शो कर रहा है, लेकिन हमें यहां पर क्या बोलना है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, कौन से टूरिस्ट को, ऑफ ऑल एजिंग नहीं, ऑफ ऑल एजेस, यानी कि हर उम्र के, हर उम्र के जो टूरिस्ट है उनको ये जो क्या है स्पेक्ट्रम है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल एजेस, ऑफ ऑल एजिंग नहीं, क्योंकि एज तो वर्ब है ना, एजिंग कर दोगे तो V1 ING बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल एजेस। तो एरर किस में मेरे भाई, ऑफ ऑल एजिंग, इस वाले में एरर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना था एरर किस पार्ट में, तो एरर इस वाले पार्ट में है, हाँ कि ना, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है भाई। आगे बढ़ो, करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। बताओ, एरर बताना है इसमें आपको। नीम टेस्ट्स अ लिटिल बिटरली बट इज वेरी यूजफुल, यानी कि नीम जो है थोड़ा सा कड़वा टेस्ट करता है, टेस्ट होता है थोड़ा सा, जब हम टेस्ट करते हैं थोड़ा सा कड़वा लगता है, ठीक है, बट लेकिन इज वेरी यूजफुल, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्या एरर है इसके अंदर, बताओ, बताओ भाई क्या एरर, क्या इस पार्ट के अंदर कोई एरर है, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है, क्या इस पार्ट के अंदर कोई एरर है। नीम आपको पता है एक सब्जेक्ट है, और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ कि ना, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगा सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ो, अ लिटिल बिटरली, बिटरली का मतलब क्या होता है, कड़वा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी कोई एरर नहीं है यहाँ पर, तो देखो एक बात बताओ मेरे को भाई, जब आपको किसी वर्ब को क्वालिफाई करना होता है, जब आपको किसी वर्ब को क्वालिफाई करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, आप एक एडवर्ब यूज करते हो, बोलो हाँ कि ना। जब आप किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हो तो आप एडवर्ब यूज करते हो। तो आप कहोगे सर जी ये जो है ना टेस्ट, ये वर्ब है, और सर इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए सर मैंने बिटरली यूज किया है। बट टेस्ट करता है, कैसा टेस्ट करता है, बिटरली, तो सर ठीक तो है, सर ठीक तो है, मैं एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हूं ना सर, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ गया सर। लेकिन मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, एक होता है वर्ब्स ऑफ सेंसेस, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, हमारे जो सेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ वर्ब्स होते हैं। हमारे सेंसेस कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला सेंस कौन सा है हमारा, नोज, तो नोज से रिलेटेड कौन सा वर्ब बनता है, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। हमारा जो दूसरा सेंस है वो कौन सा है, वो है कान, कान से हम क्या करते हैं, हियर, यानी कि वर्ब क्या बना, हियर। हमारा जो तीसरा सेंस है वो, हमारा तीसरा सेंस क्या है, हमारा तीसरा सेंस है आंख, आंख से हम क्या करते हैं, सी, क्या करते हैं, सी, ठीक है। हमारा जो चौथा सेंस है वो क्या है, टंग, यानी कि जीभ, इससे हम क्या करते हैं, टेस्ट, क्या करते हैं, टेस्ट। और जो पांचवा हमारा वो क्या है, स्किन, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम करते हैं फील, किसी भी चीज को करते हैं, हाँ कि ना। इनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस, क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेस कह लो या वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कह लो, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, ठीक है। यानी कि सेंसेस से रिलेटेड है तो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो ध्यान रखना, इनको क्वालिफाई करने के लिए, इनको क्वालिफाई करने के लिए है तो ये भी वर्ब्स, लेकिन इनको क्वालिफाई करने के लिए आप एक एडवर्ब नहीं लगाते, आप लगाते हो एक एडजेक्टिव। इस चीज को याद रख लोगे, बोलो हाँ कि ना। इनको क्वालिफाई करने के लिए आप एक एडवर्ब नहीं लगाते, आप क्या लगाते हो, एडजेक्टिव लगाते हो, बोलो हाँ कि ना। इसमें कोई डाउट है, नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां पर जो टेस्ट लिखा हुआ है ये भी तो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आप एडवर्ब लगाओगे, एडजेक्टिव लगाओगे, एडजेक्टिव लगाओगे। ये जो बिटरली है ये फिलहाल जो है ना एक एडवर्ब है, आपको लगाना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा इसका, एडजेक्टिव होगा बिटर, एडजेक्टिव क्या होगा, बिटर।
बिटर का मतलब होता है कड़वा, यह आपका होता है मेरे भाई एडजेक्टिव। तो यहां पर बिटरली नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, बिटर। क्या आएगा, बिटर। क्लियर। तो एरर किस वाले पार्ट में है, एरर इस वाले पार्ट में है। आगे से याद रखना है इसको। अगर ये सारे वर्ब आपको दिखाई दे जाए तो इनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। तो इनके साथ में कभी भी एडवर्ब नहीं लगाते, इनके साथ में क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ऑल क्लियर। जैसे बोलेंगे ना, आई एम फीलिंग बैडली, आई एम फीलिंग बैडली टुडे, तो आई एम फीलिंग बैडली नहीं, आई एम फीलिंग बैड टुडे। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम, आई एम फीलिंग बैडली फॉर हिम नहीं, आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम, क्योंकि फील क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसके साथ में बैडली एडवर्ब नहीं आएगा, बैड जो एडजेक्टिव है वो आएगा। ठीक है, अगला अगला कर दो भाई जल्दी से, फटाफट से, बिना किसी रुकावट के करो। एरर बताना इसमें आपको, एक सेकंड भाई। चलो करो उसको। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट। ठीक है, क्या एरर है भाई इसके अंदर, बताओगे। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट। अपसेट क्या है, अपसेट एक एडजेक्टिव है, बोलो हाँ कि ना। रानी जो है वो अपसेट थी, यानी कि जो अपसेट वर्ड है वो रानी को क्वालिफाई कर रहा है कि रानी क्या थी, अपसेट थी। रानी क्या एक नाउन है, तो जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एक एडजेक्टिव होता है, यानी कि अपसेट एक एडजेक्टिव है। कितनी अपसेट थी, बहुत ज्यादा। कितनी अपसेट थी, बहुत ज्यादा। यानी कि ये जो वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। भाई अपसेट की क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है कि किस हद तक अपसेट थी, बहुत अपसेट थी, यानी कि अपसेट होने की डिग्री बता रहा है कि कितनी अपसेट थी, बहुत अपसेट थी। यानी कि ये जो एक्सट्रीम लिखा हुआ है ये अपसेट को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब ये होना चाहिए आपका क्या, ये आपका होना चाहिए एडवर्ब। क्या होना चाहिए आपका, एडवर्ब होना चाहिए। तो एडवर्ब एक्सट्रीम तो नहीं होता, एडवर्ब क्या होता है, एक्सट्रीमली। क्या होता है, एक्सट्रीमली। ये होता है आपका एडवर्ब। क्या होता है आपका, एडवर्ब। तो यहां पर आ जाएगा एक्सट्रीम की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्सट्रीमली। क्या आ जाएगा, एक्सट्रीमली अपसेट। ठीक है, अगला कर दो जल्दी से, फटाफट से, बिना किसी देरी के। ठीक है, आज क्या है ना, ये स्लाइड्स आपको डेली ऐसे नहीं मिलता, डेली आपको पहले से सेट मिलता है, लेकिन आज करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है, कहीं जाना था लेकिन मुझे ये था कि क्लास लेके जाना है, तो इतने में मैं उसको सेट करता, इतने में क्लास ही ले लेता। तो मैंने कहा चलो इतना काम तो कर ही सकते हैं क्लास के बीच में, करो उसको। एरर बताना कौन से पार्ट में। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड। थ्रू, थ्रू हैंड। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड। भाई थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो मेरे भाई, जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति ने एक कोई बात कही, इस व्यक्ति ने कोई एक बात कही, वो बात इस व्यक्ति को पता लग गई, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगी, वो बात पहले यहां गई, उसके बाद वो बात यहां आई। यानी कि इस व्यक्ति तक जो बात आई वो डायरेक्ट नहीं आई, वो इसके थ्रू आई। किसके थ्रू आई, इसके थ्रू आई। तो एक तो थ्रू हम लगाते हैं, थ्रू का मतलब क्या होता है, के द्वारा। थ्रू का मतलब क्या होता है, के द्वारा, या की तरफ से कह सकते हो, के द्वारा, की तरफ से। ठीक है, और एक और थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो एक टनल है, ये क्या है कि टनल है, और यहां से ट्रेन पास हो रही है। क्या पास हो रही है, ट्रेन पास हो रही है। तो ट्रेन जो है, ट्रेन इज रनिंग थ्रू द टनल, द ट्रेन इज रनिंग थ्रू द टनल। तो थ्रू का मतलब क्या होता है, के आर पार। थ्रू का मतलब क्या होता है, के आर पार या फिर से होते हुए। तो उस सेंस में थ्रू आता है, अगर आपने प्रपोजिशन पढ़ाओ तो उस सेंस में थ्रू आता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा प्रपोजिशन पढ़ाने बैठूंगा तो फिर तो होगी मैराथन भाई। ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर थ्रू हैंड नहीं होगा जब आप किसी काम को करते हो, ठीक है, किसी इक्विपमेंट की मदद से। एक सीधी सी बात याद रखो, जब आप किसी काम को करते हो किसी इक्विपमेंट की मदद से, जैसे मैं कहूं कि ये लेटर जो है ना मैंने पेन से लिखा है, ये लेटर जो है मैंने किससे लिखा है, पेन से लिखा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई रोट दिस लेटर, आई रोट दिस लेटर, क्या बोलेंगे, विद पेन। आई रोट दिस लेटर विद पेन। जब हम किसी काम को किसी चीज की मदद से करते हैं तो क्या लगाते हैं, विद। क्या लगाते हैं, विद। तो क्या यहां पर मैं विद लगा सकता हूं कि पोस्टमैन ने लेटर को डिलीवर किया, या लेटर को डिलीवर करता है विद हैंड, विद हैंड, विद हैंड करता है, या बाय हैंड करता है। क्या करता है, बाय हैंड करता है, विद हैंड करता है। आगे पढ़ो, डोर टू डोर। तो डोर टू डोर का क्या मतलब हुआ, दरवाजे पे जा जाके, हर एक दरवाजे पे जाके, मतलब एक दरवाजे पे गया दे दिया, दूसरे दरवाजे पे गया दे दिया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है,
एक अपने आप में ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, अपने आप में ये भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर एक नाउन हो, ठीक है, समझा देता हूं यहां पर पूरा मैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर एक नाउन हो, ठीक है, प्लस में एक प्रपोजिशन हो, और उस प्रपोजिशन के बाद में वही सेम नाउन हो जो यहाँ पर हो, सेम नाउन जो यहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है एक नाउन, प्रपोजिशन और वही सेम नाउन, तो ऐसे केस में क्या होता है, ध्यान रखना, ये वाला नाउन भी सिंगुलर होता है, ठीक है, और ये वाला नाउन भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं, दोनों के दोनों नाउन जो वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और आगे जो वर्ब आएगा आपका वो भी सिंगुलर हो जाएगा, कॉमन सेंस है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन गया, तो आगे जो वर्ब है वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। अगर ये डोर्स होता तो गलत होता, डोर्स टू डोर्स गलत हो जाता, सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि ठीक है। तो गड़बड़ इसमें कहां पर है, गड़बड़ इसमें इस वाले पार्ट में, ठीक है। बाय हैंड का क्या मतलब होता है, बाय हैंड का क्या मतलब होता है, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर बाय हैंड। तो बाय हैंड का क्या मतलब हुआ, बाय हैंड का मतलब क्या हुआ भाई, हाथों हाथ। अगर हम बाय हैंड बोलते हैं तो बाय हैंड का मतलब क्या होता है, हाथों हाथ, समझ में आ रहा है। अगर हम बोलते हैं बाय हैंड, क्या बोलते हैं, बाय हैंड, तो बाय हैंड का मतलब होता है हाथों हाथ, यानी कि भैया जो अपना पोस्टमैन है वो क्या करता है, हाथों हाथ लेटर को डिलीवर करता है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे, दूसरे दरवाजे से तीसरे, मतलब जाता है पर्सनली सबके पास और हाथों हाथ डिलीवर करता है। तो हाथों हाथ के सेंस में थ्रू हैंड नहीं आएगा, थ्रू हैंड का मतलब हो जाएगा हैंड से होते हुए, हैंड से होते हुए नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाथों हाथ डिलीवर करता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय हैंड, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय हैंड। तो यहाँ पर एरर इस वाले पार्ट में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझे भाई। यहाँ पर हाथों हाथ डिलीवर करता है, मतलब एक दरवाजे पे जाएगा और अपने हाथ से उसके हाथ में लेटर जो है वो थमा देगा, तो क्या हो जाएगा, बाय हैंड, क्या हो जाएगा, बाय हैंड। भाई आपने सुना होगा ना कि एक होता है बाय पोस्ट आया आपके पास लेटर, लेकिन पोस्टमैन जो है वो बाय पोस्ट तो नहीं भेज रहा है आपको, वो आपको हाथ में लाके दे रहा है, तो बाय हैंड हुआ कि नहीं हुआ। बाय पोस्ट का मतलब कि आपको पोस्ट से मिला, आपके घर पे आया पोस्ट से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जो पोस्टमैन है एक दरवाजे से दूसरे जाके आपको क्या दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो बाय हैंड कर रहा है, यहाँ बाय पोस्ट ना करके बाय हैंड लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि हाथों हाथ दे रहा है आपको, हाँ कि ना। अगला करो फटाफट से, बताओ भैया इसके अंदर क्या एरर है। लकीली I managed to get a room in the college hostel and I move in there. Luckily I managed to get a room. I managed to get a room मतलब मैंने मैनेज कर लिया जैसे तैसे, टू गेट अ रूम मतलब मुझे क्या मिल गया, एक रूम मिल गया भैया, इन द कॉलेज हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल में, एंड आई मूव इन देयर, एंड आई मूव इन देयर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट को शो कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। और ये जो मैनेज रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट को शो कर रहा है, हाँ कि ना, ये किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। तो जो मैंने क्या बताया था आपको याद है कि जब आपका इंजन पास्ट का हो तो आपके डिब्बे भी पास्ट के होंगे, यानी कि जब कहानी शुरू पास्ट में हुई है तो खत्म भी तो पास्ट में होगी, हाँ कि ना। यानी कि यहाँ पर अगर बोल रहा है कि भाई मैंने मैनेज कर लिया, एक रूम मुझे मिल गया, तो मैं मूव कर गया या मैं मूव करता हूँ, मूव, यहाँ पर मूव लिखा है मतलब मैं मूव करता हूँ, मूव करता हूँ, मैंने मूव किया, मैंने मूव किया, लकीली मुझे रूम मिला, मैंने मूव किया, यानी कि ये भी तो पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर मूव की जगह पर क्या आ जाएगा, मूव्ड, क्या आ जाएगा, मूव्ड, ठीक है। एरर किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। आगे बढ़े, अगला करो भाई फटाफट से। करो, आपको तो दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं इसको पेज को और बड़ा कर रहा हूं। सपोजिंग इफ शी कम्स टू योर पार्टी विल यू बी एबल टू प्रपोज टू हर, कि भैया मान लो अगर वो तुम्हारी पार्टी में आती है तो क्या तुम उसको प्रपोज कर पाओगे, क्या तुम उसको प्रपोज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर सुपरफ्लुअस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो एक टॉपिक है ना, उसका एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है, कि सपोजिंग का क्या मतलब होता है, सपोजिंग का क्या मतलब होता है, हम कब यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, सपोजिंग कब यूज करते हैं, सपोजिंग का मतलब मान लो, सपोजिंग का मतलब मान लो, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन की बात की जा रही है, एक इमेजिनेशन की बात की जा रही है। और किसी भी सेंटेंस में इफ कब लगाते हैं, ये भी सेम लगाते हैं जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। तो जब दोनों के दोनों इमेजिनेशन को ही दिखा रहे हैं तो क्या दोनों साथ में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है आर नॉट यूज्ड टुगेदर, आर नॉट यूज्ड टुगेदर, मतलब ये दोनों जो हैं साथ में यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सेम मीनिंग देते हैं, सपोजिंग और इफ दोनों सेम मीनिंग देते हैं। तो क्या कर दो, सपोजिंग हटा दो, काम खत्म,
इफ शी कम्स टू योर पार्टी विल यू बी एबल टू प्रपोज टू हर। तो एरर ए पार्ट में है तो ए यहां पर दे रखा है, मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, सपोजिंग और इफ साथ में नहीं आएगा। थोड़ा रफ्तार को बढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग सीजल की तैयारी कर रहे हो और कुछ ही दिन में आपका एग्जाम है और इतनी स्लो रफ्तार से आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अनंत वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट Anant was telling a story about his most recent exploits when a tree branch broke the living। बहुत आसान है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया। देखो इंजन जो है वो पास्ट में चल रहा है, हाँ कि ना। अनंत वॉज टेलिंग, अनंत जो है बता रहा था, अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लोइट्स व्हेन अ ट्री ब्रांच, जब एक ट्री का ब्रांच यानी कि पेड़ की टहनी ब्रेक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपको पता है पास्ट है, यानी कि ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो गड़बड़ तो यहीं पर हो गया। अगर आपका इंजन पास्ट का है तो आपके डब्बे भी पास्ट के ही होंगे। अनंत वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लोइट्स व्हेन अ ट्री ब्रांच, मतलब अनंत सुना रहा था अपनी कोई कहानी तभी या जब एक ट्री ब्रांच टूट गया या तोड़ दिया, जो भी है, तो यहां पर बेसिकली तोड़ दिया मतलब एक ट्री का जो ब्रांच है उसने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? लिविंग रूम के विंडो को। तो तोड़ दिया या तोड़ता है। अनंत स्टोरी सुना रहा था फलाना फलाना की, तभी एक ट्री के ब्रांच ने क्या किया? खिड़की को तोड़ दिया। ये ठीक है? या अनंत एक स्टोरी सुना रहा था फलाना फलाना की, तभी एक जो ट्री ब्रांच है वो तोड़ता है, तोड़ दिया मतलब ये भी पास्ट में हो रहा है ना, यानी कि यहां पर ब्रेक की जगह पर क्या आ जाएगा? ब्रोक। ब्रेक की जगह पर क्या आ जाएगा? ब्रोक। ठीक है, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एरर किस वाले पार्ट में? ब्रेक किस में दिख रहा है? ब्रेक किस में दिख रहा है, मतलब ये आपका आंसर है। ब्रेक की जगह पर क्या आ जाएगा? ब्रोक आ जाएगा। ऑल क्लियर? आगे बढ़िए। वी शुड नॉट, नहीं दिख रहा होगा आपको, वी शुड नॉट मेक एन नॉइज। तो एरर पता लग गया, वी शुड नॉट मेक एन नॉइज। तो नॉइज के साथ एन आएगा या आ आएगा? आर्टिकल की एरर है। अ नॉइज होता है या एन नॉइज होता है? आर्टिकल ए आएगा एन आएगा? बताओ भाई। नॉइज के साथ में आर्टिकल एन आएगा या आ आएगा? तो आप कहोगे सर आएगा। मेक अ नॉइज क्या होता है? मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, एक फ्रेज है पूरा। मेक अ नॉइज का मतलब क्या होता है? शोर मचाना। ठीक है, तो मेक अ नॉइज ना कि मेक एन नॉइज। ठीक है, तो एरर किसमें है? बी वाले पार्ट में, यानी कि इस वाले सेक्शन में है ना। नॉट मेक एन नॉइज की जगह पर नॉट मेक अ नॉइज, यानी कि ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने कहा ना थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम कम है और चीजें हमें क्या करनी है? ज्यादा करनी है। ठीक है, और अगली आने वाली क्लासेस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वो कैब बेस्ड रहने वाली है बहुत सारी क्लासेस, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रामर के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बताओ भाई। स्मार्टफोन कैमराज कैन नाउ टेक पिक्चर्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी। कि जो स्मार्टफोन कैमराज हैं कैन नाउ टेक, वो अब ले सकते हैं पिक्चर। कैसे पिक्चर? ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, मतलब भैया आजकल के जो स्मार्टफोन कैमराज है ना वो लगभग प्रोफेशनल क्वालिटी के पिक्चर्स ले सकते हैं। सो जो है ना एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। सो जो है एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। सो की मीनिंग क्या बनती है? इसीलिए। सो की मीनिंग क्या बनती है? इसीलिए। तो आप इसको जोड़ो कि स्मार्टफोन कैमराज अब जो है ना लगभग प्रोफेशनल क्वालिटी के पिक्चर्स भी ले सकते हैं, इसीलिए दे ऑल्सो हैव लिमिटेशन, इसीलिए उनके कुछ लिमिटेशन भी है। एक बात बताओ, यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर जो बात हो रही है, क्या वो इस चीज के होने का रीजन है? हम इसीलिए कब लगाते हैं? जब हम किसी चीज का रीजन, कि मैं बीमार था इसीलिए नहीं आ सका, मैं बीमार था इसीलिए नहीं आ सका, यानी कि मेरे ना आ पाने का रीजन क्या है? कि मैं बीमार था। मतलब इनके जो लिमिटेशन है स्मार्टफोन कैमरास पर वो इसलिए है क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के पिक्चर लेते हैं। आपको कुछ बेढंगा नहीं लग रहा? आपको ऐसा लग रहा कि सर ये दो अपोजिट चीजें तो, मतलब सर दो अपोजिट चीजें सर, दो एक जैसी चीजें तो नहीं है, मतलब एक दूसरे के रीजन को तो नहीं बता रही हैं सर? क्या दोनों एक जैसी चीजें हैं? आप कहोगे नहीं सर, यहां पर एक अलग चीज की बात की गई है कि स्मार्टफोन कैमराज अच्छी क्वालिटी के पिक्चर ले सकते हैं, और यहां पर उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात की गई है कि हालांकि उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी है। मतलब यहां पर एक अलग चीज की बात की गई और इस वाले पार्ट के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट चीज की बात की गई कि भाई हालांकि अच्छे क्वालिटी के पिक्चर ले सकते हैं लेकिन उनके कुछ लिमिटेशन भी है। तो जब दो चीजें कॉन्ट्रास्ट में होती हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट का मतलब जानते हो ना, जब दो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, कॉन्ट्रास्ट में होती हैं, तो उनको शो करने के लिए आप क्या लगाते हो? आप सो नहीं लगाते,
उनको कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए आप सो नहीं लगाते, आप सो नहीं लगाते, क्या लगाते हो, कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को ऐड करने के लिए सो की जगह पर क्या लगा सकते हो, ऑल दो, क्या लगा सकते हो, ऑल दो। समझ में आ रहा है? स्मार्टफोन कैमरास कैन नाउ टेक पिक्चर्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, या तो बट लगा लो, बट दे ऑल्सो हैव, बट लगा लो, कॉन्ट्रास्ट को जोड़ने के लिए, काम ही खत्म है। ऑल दो की भी आवश्यकता नहीं है, बट लगा दो, क्योंकि बट क्या करता है, दो कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को जोड़ता है। तो क्या हो गया भैया, स्मार्टफोन कैमरास कैन नाउ टेक पिक्चर्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी बट दे ऑल्सो हैव लिमिटेशन। तो बट लगाने का मतलब कि दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट में, ये चीज बिल्कुल अलग है और ये चीज बिल्कुल अलग है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है? तो यहां पर बट लगाओगे आप, तो आपका एरर जो है ना वो सी वाले पार्ट में, तो सी आपको इसमें दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर है। समझ में आया? तो कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हो आप, बट लगाते हो, क्या लगाते हो, बट लगाते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट में चल रही हैं। हाँ कि ना? अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, कर दो जल्दी से, लो। यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश विद इन 1 ईयर। यू कैन बिकम, कि तुम बन सकते हो, क्या बन सकते हो, कॉन्फिडेंट टू स्पीक, कॉन्फिडेंट टू स्पीक। देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आती है, इसके ऊपर भी एक क्लास में लेके आऊंगा। इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स है जिनके साथ में प्रीपोजिशन फिक्स होती है उसकी भी क्लास में लेके आऊंगा। एक फ्रेजल वर्ब की क्लास भी मैं लेके आऊंगा, मैं सारी क्लास लेके आऊंगा। इस 20 मैराथन के अंदर मेरा टारगेट है कि मेरे को आपको सारी चीजें करानी है, जो जो चीज एग्जाम में आती हैं, इंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग में सब कराऊंगा आपको। इतने दिन से तो हम लोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में कुछ क्लासेस हमने वोकैब की भी ली हैं, आपको याद होगा, जिसके अंदर मिक्स वोकैब मैंने आपको कराई है, कुछ इंटोनियम, कुछ सिनोनियम, कुछ वन वर्ड, कुछ इडियम, वो तो कराई है। लेकिन इसके अलावा अभी और भी, अभी तो यार देखो 7वीं क्लास है आज, अभी तो हमारी 13 क्लासेस बाकी हैं, तो आप सोचो 13 क्लास के अंदर मैं कितना कुछ कराने वाला हूँ। और हो सकता है कि आगे की जो क्लासेस हैं वो लंबी क्लासेस हों, एक क्लास 2.5 घंटे की, 3 घंटे की भी हो सकती है, एक क्लास आपकी 4 घंटे की भी हो सकती है, हो सकता है मैं एक मैराथन ले लूँ आपकी लंबी वाली, है ना, इसी सीरीज के अंदर। तो बहुत कुछ प्लान मैं कर रहा हूँ। अब पिछले 2-3 दिन से क्लास ना होने के पीछे कारण ये था ना, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल का टाइम था, रक्षाबंधन का टाइम था, तो बाहर चला गया था, जिस वजह से थोड़ा सा क्लास में डिस्टर्बेंस आया। लेकिन अब मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। जो वादा किया है वो निभाएंगे भाई। तो प्रीपोजिशन फिक्स होता है, तो कॉन्फिडेंट जब आप लगाते हो ना, कॉन्फिडेंट बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट के साथ आप क्या लगाते हो, इन, क्या लगाते हो, इन, कॉन्फिडेंट इन, ठीक है, कॉन्फिडेंट इन। और इन के साथ में अगर एक वर्ब लगा रहे हो, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आप एक वर्ब लगाते हो, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ जब आप एक वर्ब लगाते हो तो वर्ब में क्या लगाना पड़ता है आपको, आईएनजी। कभी भी ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद अगर आप एक वर्ब लगाते हो, टू को छोड़कर, टू तो अलग ही केस है आपको पता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर आप एक वर्ब लगाते हो तो वर्ब के साथ में आपको आईएनजी भी लगाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, कहीं पर है ये रहा, कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग। यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश विद 1 ईयर, ठीक है, आ रहा है समझ में। यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 1 ईयर, मतलब तुम 1 साल में कॉन्फिडेंट बन सकते हो, इसको याद रखना। करो भाई इसको जल्दी से, फटाफट से उधेड़ दो जल्दी से इसको। द अनएक्सपेक्टेड टर्न बिसाइड द प्रोजेक्ट, इंप्रूव करना है इस वाले पार्ट को। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, तो यहां पर क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट के बाजू में। प्रोजेक्ट के बाजू में क्या होता है, प्रोजेक्ट कोई चीज थोड़ी है, प्रोजेक्ट को इंसान थोड़ी है कि इंसान के बाजू में। या तो ये बोलते हैं प्रोजेक्ट के साथ साथ, तो फिर भी बिसाइड्स आता, आपको पता होगा ना, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा या के साथ साथ, के अलावा या के साथ साथ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के बाजू में, प्रोजेक्ट के बगल में नहीं, प्रोजेक्ट के साथ साथ, बना के देखते हैं। द अनएक्सपेक्टेड टर्न, जो अनएक्सपेक्टेड टर्न आया प्रोजेक्ट के अलावा या प्रोजेक्ट के साथ साथ, अगर हम बिसाइड्स रखते हैं, पुट द कंपनी इन अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस, उस चीज ने, जो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया ना इस प्रोजेक्ट के अलावा, उसने कंपनी को एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। तो बिसाइड, देखो पहली बात तो बिसाइड्स ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप बिसाइड्स तो पुट करके देखो ही मत, मैंने तो आपको समझा दिया कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है, कहीं पर भी ऑप्शन में बिसाइड्स नहीं है, तो बिसाइड्स तो भूल ही जाओ।
अब एक एक करके मैच करो भाई। इंप्रूवमेंट तो होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। इंप्रूवमेंट तो चाहिए, क्योंकि बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बाजू में, के बगल में, ठीक है। बिटवीन द प्रोजेक्ट, बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच, दो चीजों, दो लोगों, दो अवस्थाओं के बीच की बात हो रही होती है, तो बिटवीन अगर है तो आगे दो चीजों की बात करता, बिटवीन द प्रोजेक्ट्स बोलता, बिटवीन द प्रोजेक्ट नहीं, बिटवीन द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बिटवीन के लिए दो चीजें चाहिए, प्लूरल हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट नहीं प्रोजेक्ट्स। अंटिल द प्रोजेक्ट, अंटिल द प्रोजेक्ट क्या होता है, अंटिल द प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता। अंटिल हम तब लगाते हैं, अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। तो आप या तो ऐसे बोलो अंटिल द प्रोजेक्ट इज डन, अंटिल द प्रोजेक्ट वॉज डन, ऐसा करके कुछ बोलो। अंटिल द प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता। द अनएक्सपेक्टेड टर्न अंटिल द प्रोजेक्ट, है ना, एक ही आंसर बचा, वो क्या बचा, इन द प्रोजेक्ट। द अनएक्सपेक्टेड टर्न इन द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट में मैच कर रहा है, प्रोजेक्ट में जो अनएक्सपेक्टेड टर्न था उसने क्या किया, कंपनी को एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया, बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। द अनएक्सपेक्टेड टर्न इन द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट में जो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया उसने कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। बोलो हाँ कि ना, इन द प्रोजेक्ट। ऑल क्लियर, अगला करो। पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर इन दिस कंट्री, आपको इसको इंप्रूव करना है, मतलब इसकी जगह पर आपको कुछ ऐसा बताना है जो मैच कर जाए। गो टुगेदर का मतलब क्या होता है, के साथ जाना। पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर, पॉलिटिक्स और मनी जो है गो टुगेदर, यानी कि साथ जाते हैं इन दिस कंट्री। तो हमें क्या बोलना है, पॉलिटिक्स और मनी जो है इस कंट्री में साथ साथ चलते हैं, मतलब जहां पर पॉलिटिक्स है वहां पर पैसा शामिल है ही, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स और पैसा साथ साथ में चलते हैं। तो साथ साथ में चलने के लिए एक इडियम होता है, टू गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है, गो हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है, साथ साथ। तो इसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, गो हैंड इन हैंड। क्या लगा सकते हो, गो हैंड इन हैंड। ऑल क्लियर, समझ में आया भाई। एक सेकंड भाई, कॉल आ गया था भाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, गो टुगेदर मतलब साथ साथ जाना, तो इसको आपको इंप्रूव करना है, तो क्या हो जाएगा, गो हैंड इन हैंड। ये एक इडियम है, गो हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है, साथ साथ बढ़ना, साथ साथ आगे निकलना, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स और पैसा साथ साथ ही आगे चलते हैं, मतलब जहां पॉलिटिक्स वहां पैसा, तो गो हैंड इन हैंड। बोलते हैं ना हाथ में हाथ डाल के चलना, मतलब साथ साथ चलना, गो हैंड इन हैंड, ठीक है मेरे भाई। अगला कर दो जल्दी से, बिजली की रफ्तार से, फटाफट से, लो कर दो। द डिसीजन टू एंगेज इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज टेसिट। ये जो वर्ड आपको दिया गया है टेसिट, जिसको यहाँ पर रेड कलर में दिया गया है, आपको इसकी जगह पर बताना कि इन चारों में से क्या आएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर इसको इंप्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, थोड़ा समझदारी दिखाया करो, कि लिखा रहेगा ऊपर कि भैया इसको इंप्रूव करो, जो वर्ड है उसको इंप्रूव करो, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप देखो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं लिखा, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं लिखा, मतलब इंप्रूव होगा। अब आपको सर अगर इंप्रूव होगा ही तो सर कैसे करें, सर इस वर्ड की मीनिंग पता होता भी ना करें, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको इसकी मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे इंप्रूव करोगे। मैंने आपको बताया था इंप्रूवमेंट दो तरीके से होता है, या तो वो चीज़ पूरी गलत होती है, या तो क्या होती है वो चीज़ पूरी गलत होती है तो उसकी जगह पर आपको सही लगाना होता है, या फिर क्या होता है वो चीज़ जो है ना वो सही है, उसी की जगह पर जो दूसरा ऑप्शन है जो उसकी जगह ले सकता है, मीनिंग बदले ना, वो आपको लगाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेसिट, टेसिट का मतलब होता है अंडरस्टूड बट नॉट सेड। क्या मतलब होता है, अंडरस्टूड बट नॉट सेड, अंडरस्टूड बट नॉट सेड, मतलब एक ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिसको कहा नहीं गया लेकिन आप समझ गए, होता है ना। टेसिट, टेसिट का मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिसको किसी ने कहा नहीं, किसी ने बोला नहीं, लेकिन आप समझ गए, उसको बोलते हैं टेसिट। उसको क्या बोलते हैं, टेसिट। अब आपको समझ में आया, तो अगर आपको मीनिंग पता है आप आंसर निकाल सकते हो, अगर आपको मीनिंग पता तो आंसर निकाल सकते हो, निकालो। रिग्रेटेड बाय एवरीवन, नहीं। इनइफेक्टिव कंप्लीटली, नहीं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल फॉर सम, मतलब कुछ लोगों के लिए ना समझने योग्य, या फिर इंप्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड। देखो विदाउट बीइंग स्टेटेड, स्टेट का मतलब होता है कहना, बोलना, है ना।
तो इम्प्लाइड, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब भी वही होता है, छुपा हुआ अर्थ देना। इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको कहा नहीं गया, बोला नहीं गया, लेकिन उसकी मीनिंग क्या है? अंडरस्टूड है। तो वही सेम मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताओ। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे टेसिट का मीनिंग आपसे पूछा है, तो टेसिट का मीनिंग होता है इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, मतलब जो चीज अंडरस्टूड है लेकिन उसको कहा नहीं गया, बिना कहे क्या है? अंडरस्टूड है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेसिट। ऑल क्लियर भाई? तो आंसर हो गया इसका टेसिट। किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये वर्ड जो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। द कैट क्लाइम्ड अ ट्री, द कैट क्लाइम्ड अ ट्री, जो कैट थी वो एक पेड़ पे चढ़ गई, एंड पर्च्ड इटसेल्फ ऑन अ ब्रांच, और उसने अपने आप को एक ब्रांच पे क्या कर लिया? पर्च कर लिया। पर्च का मतलब क्या होता है? पर्च का मतलब होता है टू सिट ऑन अ ब्रांच, मीनिंग पता होनी चाहिए। पर्च का मतलब होता है टू सिट ऑन अ ब्रांच, मतलब किसी पेड़ की टहनी वगैरह पे बैठ जाने को पर्च बोलते हैं। तो सही तो है, पेड़ पे चढ़ी है तो पेड़ की टहनी पे बैठी होगी, तो पर्च सेल्फ ऑन अ ब्रांच, तो क्या दिक्कत है? पर्च यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पर्च यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या पर्क होगा? नहीं होगा। क्या पैरिश होगा? नहीं होगा। क्या पार्स्ड होगा? नहीं होगा। नो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मीनिंग क्लियर है। अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे निकालोगे? पर्च का मतलब होता है टू सिट ऑन अ ब्रांच, पर्च का मतलब होता है टू सिट ऑन अ ब्रांच, बिल्कुल मीनिंग क्लियर है, ठीक है। पर्क नहीं होगा, पैरिश नहीं होगा, और पार्स्ड भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? पर्च, आंसर क्या होगा? पर्च, ठीक है। आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन, 50 रुपीज फील्स टू मच फॉर सच अ पेन, मतलब इस पेन के लिए, फॉर सच अ पेन मतलब किसी ऐसे पेन के लिए, किसी इस पेन के लिए 50 रुपए बहुत ज्यादा फील होते हैं। 50 रुपए बहुत ज्यादा फील होते हैं, 50 रुपए बहुत ज्यादा फील होते हैं, या 50 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं? 50 रुपए बहुत लगते हैं ऐसे एक पेन के लिए, मतलब ऐसे किसी पेन के लिए 50 रुपए बहुत बड़े लगते, बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। बहुत बड़ा अमाउंट लगता है या बहुत बड़ा अमाउंट फील होता है? तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, आपको इंप्रूव करना है। तो 50 रुपीज फील्स टू मच, 50 रुपीज बहुत ज्यादा फील होता है, फील नहीं होता, बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ज्यादा लगता है, लगता है बहुत ज्यादा, दिखता नहीं है, लगता है। मतलब ऐसे किसी पेन के लिए 50 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। तो लगने के लिए क्या यूज करते हैं? सीम। लगने के लिए क्या यूज करते हैं? सीम। सीम का मतलब होता है लगना। सीम का मतलब क्या होता है? लगना। लुक का मतलब दिखना, प्राइस का मतलब आपको पता है कीमत, और माइंड का मतलब क्या होता है? माइंड का मतलब होता है या तो किसी बात पर ऑब्जेक्शन करना, जैसे कि बोलते हैं ना डोंट माइंड, यानी कि मेरी बात को मतलब माइंड मत करना, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश मत करना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, माइंड मत करना, दिल से मत लगाना, है ना, या दिमाग से मत लगाना। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है कि 50 रुपए किसी ऐसे पेन के लिए भाई बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। तो लगने के लिए क्या है? सीम्स है। लगने के लिए क्या है? सीम्स है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिखने में छोटे होते हैं लेकिन बड़े गंभीर होते हैं। तो 50 रुपीज सीम्स टू मच फॉर सच अ पेन, सीम्स टू मच फॉर सच अ पेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस है ना, टू बी ऑनेस्ट मैं रैंडम सेलेक्ट करके लाया हूँ। जैसे डेली की क्लास के होते हैं ना, जैसे मैं अगर टू बी ऑनेस्ट में अगर बात बताऊँ, तो क्योंकि मुझे क्लास लेनी थी, है ना, मुझे क्लास लेनी थी, इसलिए मैंने क्या किया, कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए पिछले ईयर्स के एग्जाम में से, अलग अलग एग्जाम में से मैंने उठाए, और मैं यहाँ पर सीधा का सीधा ले आया। मतलब जैसे हर बार क्या होता है कि जैसे मैं क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करता हूँ, सारे टीचर करते हैं, मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन क्लास में कराने लायक हैं, अच्छे लेवल के हैं, कुछ मीडियम लेवल के रख देता हूँ, कुछ बीच में एक दो आसान भी रख देता हूँ, है ना, ताकि पेपर का लेवल आपको, क्योंकि पेपर में ऐसे ही होता है, कुछ आसान कुछ मीडियम कुछ मुश्किल, सारे मुश्किल तो नहीं होते हैं। लेकिन आज मैंने रैंडमली उठा के ले आया हूँ, मतलब आज के क्वेश्चंस मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं लाया हूँ, मुझे भी नहीं पता, मतलब रैंडम होता है ना, कि मैंने टाइपिस्ट को बोला कि भैया इस क्वेश्चन को टाइप कर दे, टाइपिस्ट अपने घर का बच्चा है, ठीक है, मैंने बोला भैया इस क्वेश्चन को टाइप कर दे, इतने इतने क्वेश्चन मेरे को चाहिए, तो उसने टाइप कर दिया। मैंने देखा नहीं कि, क्योंकि डेली मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे कौन कौन से कराना है, तो आज मैंने देखा ही नहीं कि मुझे कौन कौन से कराना है, मैं जो क्वेश्चन मिल गए डायरेक्ट उठा के मैं आपके सामने क्लास में ले आया, और डायरेक्ट मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे अब देख के लग रहा है कि नहीं, मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन निकाले थे। पहले मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या पता सारे आसान ना हो जाए तो क्लास में फिर मज़ा नहीं आता, सारे मुश्किल ना हो जाए फिर भी मज़ा नहीं आता, है ना। तो लेकिन ठीक है, लेवल मतलब मेंटेन चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे क्लास लेनी थी। आज का मेरा प्लान था नहीं, क्योंकि कुछ और प्लान्स थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैराथन चल रही है तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, है ना।
लेकिन ठीक है, सारे लेवल जो है ना क्वेश्चंस के वो अच्छे हैं, बढ़िया है। लिली हैज डेडिकेटेड हर लाइफ, हैज डेडिकेटेड हो जाएगा ना, डेडिकेट नहीं होगा, डेडिकेटेड। हैज अब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो हैज डेडिकेटेड। जैसे देखो ये आसान क्वेश्चन था, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे ही नहीं पता कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन मैं लाया हूँ, बस जो अब मेरे सामने आता जा रहा है मैं उसको कराता जा रहा हूँ। चलिए, अरे भाई, हेल्थ इंश्योरेंस आर इंपॉर्टेंट। देखो कतई आसान, इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस सिंगुलर है, तो आर होगा, इज होगा। बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता है, सर यहाँ पर आर नहीं होगा, सर यहाँ पर इज होगा, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट, कतई आसान। इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून, इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून। दो तरह के क्वाइट होते हैं, एक होता है क्वाइट और एक होता है क्वाइट। फर्क आपको दोनों में पता होना चाहिए, एक होता है क्वाइट और एक होता है क्वाइट। देखो भाई, एक होता है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है एकदम या बिल्कुल, बोलते हैं ना एकदम एक जैसा या बिल्कुल एक जैसा, बोलते हैं ना, होता है ना क्वाइट। एक होता है क्वाइट, प्रोनाउंसिएशन में भी देखो फर्क है, क्वाइट, क्वाएट, एट ईटी आ रहा है, इसका मतलब होता है शांत। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। तो इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून, क्वाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल आफ्टरनून था, एकदम आफ्टरनून था, या एक शांत आफ्टरनून था। बिल्कुल आफ्टरनून था, बिल्कुल आफ्टरनून क्या होता है? एकदम आफ्टरनून था, एकदम आफ्टरनून क्या होता है? आफ्टरनून आफ्टरनून होता है। यहां पर क्या बोलना चाह रहा है? बहुत ही शांत आफ्टरनून था, तो इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून, इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून। सो डैन डिसाइडेड टू टेक अ नैप, डैन ने डिसाइड किया कि चलो भैया शांत दोपहर है तो नैप ले ली जाए। नैप का मतलब क्या होता है? झपकी। नैप का मतलब क्या होता है? झपकी होता है ना, कच्ची नींद जो होती है उसको झपकी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अ क्वाइट, अ क्वाइट, क्वाइट की जगह पे क्वाइट, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आखिरी क्वेश्चन है, कर दो जल्दी से इसको फटाफट बिना किसी देरी के भाई। सेल्डम और एवर बताइए क्या आएगा यहां पर? सेल्डम और एवर, देखो दो पेयर होते हैं, याद रखना, ठीक है। एक होता है आपका सेल्डम और नेवर, ये पूरा साथ में आता है। एक होता है सेल्डम इफ एवर, समझे? अगर सेल्डम के साथ इफ आ रहा है तो आगे एवर आएगा, अगर सेल्डम के साथ और आ रहा है तो आगे नेवर आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो देखो सेल्डम के साथ यहां पर और है, सेल्डम के, ये तो आपको पता ही है कि ये पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कोई नेवर आ रहा है। अब आपको पता है यहाँ पर और आ रहा है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप और के बाद इस एवर की जगह पर नेवर लगा दो, या तो यहाँ पर एवर लगा हुआ है आप इस और की जगह पर इफ लगा दो। अब आप पढ़ो, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी। तो आपको पता है कि भैया यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। तो सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेल्डम इफ एवर, क्या आ जाएगा? सेल्डम इफ एवर, यहाँ पर और की जगह पर इफ लगा दो। सेल्डम इफ एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स, सेल्डम इफ एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी। पता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल्डम और नेवर भी लगा देते हो, अगर आप यहाँ पर सेल्डम और नेवर, तो वो भी एक सही मीनिंग दे रहा है आपको। बेसिकली यहाँ पर आपको बताना कौन से पार्ट में एरर, तो आपको पता है पार्ट ए में एरर है, ठीक है, क्योंकि दोनों ठीक मीनिंग दे रहे हैं। सेल्डम इफ एवर भी सही मीनिंग दे रहा है और सेल्डम और नेवर भी सही मीनिंग दे रहा है। सेल्डम और नेवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट, सेल्डम और नेवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट, या फिर सेल्डम इफ एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट। तो यहाँ पर दोनों ही कहीं ना कहीं सही मीनिंग दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी आप दोगे वो किसको दोगे? सेल्डम इफ एवर, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। आपको एरर बताना था, तो एरर किस वाले पार्ट में है? ए वाले पार्ट में है। बोलो हाँ कि ना? टाइपिस्ट की गलती, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में कॉमन एरर डाल दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी में बना है ये, ठीक है। आया समझ में? तो ये याद रख लोगे, सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर, ये पेयर याद रखना पूरा, ठीक। अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करना है आपको, ठीक है।
शी इज डैश, शी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी, यानी कि जब ब्लू कलर की सेटिन साड़ी वो पहन लेती है तो वो बिल्कुल पीकॉक यानी कि बिल्कुल मोर जैसी लगती है। ये बोलना चाह रहा है शी इज डैश अ पीकॉक, बिल्कुल एक मोर जैसी लगती है इन द ब्लू सेटिन साड़ी, जब वो ब्लू सेटिन साड़ी पहनती है तो बिल्कुल मोर की तरह लगती है। तो क्या हो जाएगा, पढ़ा रखा है कॉन्सेप्ट मैंने आपको, एज और एज का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। जब दो लोगों को इक्वल बताना होता है तो एज और एज लगाते हैं और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब आप कहोगे सर सो एज भी तो सेम काम करता है, लेकिन सो एज जो है वो नेगेटिव में आता है, सो एज जो है वो नेगेटिव में आता है केवल, सो एज कभी पॉजिटिव में नहीं आता। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में ये भी आ सकता है सो एज और ये भी आ सकता है एज, लेकिन पॉजिटिव में केवल एज, तो ये तो पॉजिटिव है तो यहां पर केवल क्या आएगा एज। तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक, कि मतलब वो उतनी ही सुंदर है जितने की एक पीकॉक ब्लू सेटिन साड़ी में, मतलब जब वो ब्लू सेटिन साड़ी पहन लेती है तो बिल्कुल वैसी सुंदर लगती है जैसे कि एक मोर, जैसे कि एक मोर। तो एज ब्यूटीफुल एज, सो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। वेरी और एज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, सो और एज का कॉम्बिनेशन और एज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पढ़ाई भी चीज है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कर दो जल्दी से। शी रिमाइंड्स मी, मतलब वो मुझे याद दिलाती है, ऑलवेज हमेशा, दैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, कि मुझे थोड़ा सा और केयरफुल जो भी है, अब क्योंकि यहां जो भरूंगा उसी के हिसाब से आगे सेंस बनेगा ना। आई हैड टू बी, अगर वो मुझे रिमाइंड कराती है यानी कि बात मैं प्रेजेंट की कर रहा हूं, है ना, तो मैं हैड क्यों लगाऊंगा। आई हैड टू बी मतलब मुझे ज्यादा केयरफुल होना पड़ता था, वो मुझे याद दिलाती है कि मुझे ज्यादा केयरफुल होना पड़ता था, नहीं, या तो ये बोलो पढ़ता है या पढ़ने की आवश्यकता है ना। मुझे ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है, आवश्यकता थी नहीं आवश्यकता है, वो मुझे याद दिलाती है कि मुझे ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता थी नहीं, आवश्यकता है बोलोगे या तो पास्ट में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट, इंजन प्रेजेंट है तो डब्बे भी प्रेजेंट। ठीक है, आई हैव टू बी हो सकता है, आई मस्ट, मस्ट नहीं आ सकता क्योंकि ये क्या है मॉडल, और मॉडल के साथ में, मॉडल के साथ में डायरेक्ट V1 आता है, मॉडल के साथ में क्या आता है डायरेक्ट V1 आता है, बोलो हाँ कि ना। या फिर मॉडल के साथ में कभी कभी बी आ जाता है, क्या आ जाता है बी आ जाता है, लेकिन उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। अगर यहाँ पर मस्ट लगाओगे तो भैया यहाँ पर टू कैसे आ गया, या तो डायरेक्ट बी होता, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होता तो समझ में आता, या तो फिर भैया सीधा मॉडल के बाद V1, मॉडल के बाद टू तो कभी नहीं आता, तो यानी कि मस्ट नहीं आएगा। हैज टू बी, आई के साथ हैज तो नहीं आता, आई के साथ क्या आता है हैव आता है, तो ये आपका आंसर। आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, वो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि मुझे थोड़ा सा और केयरफुल होना चाहिए, आई हैव टू बी, होने की आवश्यकता है, आई हैव टू बी। ठीक है, या होना पड़ता है या होना पड़ेगा कह लो। किरण हैड अ शॉर्ट, बताओ भैया इसका आंसर, इसके लिए आपको सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए, बता दो जल्दी से। किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर, किरण का एक राइटर के तौर पर एक छोटा क्या था, छोटा केयरस था। केयरस का मतलब क्या होता है, टू टच somebody या समथिंग इन अ जेंटल या लविंग, लविंग वे, मतलब किसी चीज को या किसी व्यक्ति को प्यार से जब छूते हैं ना तो उसको बोलते हैं कैरस, क्या बोलते हैं कैरस। किसी बच्चे को किसी चीज को प्यार से जब टच करते हैं जेंटल वे में प्यार से, उसको बोलते हैं कैरस। करियर आपको पता है, करियर आपको पता है, करियर क्या होता है, जैसे माँ बाप हमेशा बोलते हैं ना बच्चों को बेटा करियर पे ध्यान दो, करियर पे कि तुम किस तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हो, तुम एक राइटर के तौर पे अपना करियर बनाना चाहते हो या तुम एक अभिनेता के तौर पे करियर बनाना चाहते हो या एक अधिकारी के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हो। तो करियर आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है इसका आंसर वैसे करियर ही है कि उसका एक राइटर के तौर पर छोटा सा करियर था, मतलब उसका जो राइटर का करियर था वो थोड़े समय के लिए था। आंसर पता लग गया। केयरर कौन होता है, वन हु केयर्स, वन हु केयर्स, जो आपकी केयर करता है देखभाल करता है, वन हु केयर्स, वन हु केयर्स, उसको क्या बोलते हैं केयरर, जो केयर करता है वो केयरर। और कैरियर आपको पता है, कैरियर आपको पता क्या होता है, ढोने वाला। जैसे साइकिल के पीछे जो सीट होती है जिसपे सामान को आप बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं कैरियर, क्या बोलते हैं साइकिल कैरियर बोलते हैं ना। ऐसी कैरियर का मतलब बड़े बड़े वाहन भी होते हैं जो सामान को ढोने का काम करते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं कैरियर, क्या बोलते हैं कैरियर। तो कैरियर का मतलब क्या होता है ढोने वाला, ये होता है करियर, ये होता है कैरियर, फर्क है करियर
कैरियर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, करियर। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगली क्लास मैंने आपको बताया ग्रामर की रहने वाली है, लेकिन उससे अगली जो क्लास है भैया वो आपकी रहने वाली है किसकी, वो आपकी रहने वाली है प्रॉपर तरीके से किसकी, वन वर्ड्स की। उसके अंदर मैं आपको 600-650 वन वर्ड्स कराने वाला हूं, और मेरा दावा है उससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है, द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड, जो पेशेंट था यानी कि जो मरीज था वो डैश और टायर्ड लगा, क्या लगा, डैश और टायर्ड। क्या होगा इसका आंसर, आपको चारों वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, चारों वर्ड की मीनिंग अगर आपको नहीं पता फिर तो काम खराब है मेरे भाई। ठीक है, पहला है पेल, पेल का मतलब क्या होता है, पेल का मतलब, पेल का मतलब होता है बाल्टी यानी कि बकेट, पेल का मतलब होता है बाल्टी यानी कि बकेट। इस पेल का मतलब होता है पीला या उदास कह सकते हो, जब बीमारी की वजह से चेहरा बिल्कुल ऐसा होता है ना, धुंधला धुंधला सा हो जाता है, पीला पीला सा पड़ जाता है, रंगहीन हो जाता है, चेहरे का रंग उड़ जाता है, ऐसे चेहरे को बोलते हैं पेल। तो पेशेंट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है पेल ही आएगा इसका आंसर, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कि ना, पेल एंड टायर्ड मतलब उसका जो चेहरा था वो टायर्ड सा था और चेहरा उसका बिल्कुल मुरझाया हुआ सा, बिल्कुल सिकड़ा हुआ सा, बिल्कुल पीला सा लग रहा था। पॉल का मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग। ठीक है, और पील का मतलब क्या होता है, छीलना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई संतरा छील दे तो क्या बोलेंगे, पील दी ऑरेंज, पील का मतलब छीलना यानी कि छिलका उतारना, उसको बोलते हैं पील। तो आंसर क्या आ जाएगा, पेल, पीला या उदास जो होता है ना चेहरा उसके लिए यूज करते हैं पेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक। बताइए, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई जुर्म होता है, जिसके ऊपर किसी अपराध का वो लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्विक्ट यानी कि आरोपी। ये मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, आरोपी। ठीक है, जो डैश आरोपी था उसको लेकर पुलिस क्या थी, हाई अलर्ट पे थी, पुलिस क्या थी, हाई अलर्ट पे थी डैश आरोपी को लेकर, हु हैड किल्ड मैनी पीपल, जिसने कई लोगों को मारा था। तो रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना या पीछे भागना। जैसे बोलते ना कि वाई आर यू रनिंग आफ्टर मी, कि तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो या तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं रन आफ्टर। वॉक अवे का मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन को इग्नोर करने के लिए जब आप वहां से चले जाते हो, किसी सिचुएशन को, किसी बात को इग्नोर या अवॉइड करने के लिए आप वहां से निकल जाते हो। तो बोलते हैं ना, दो लोग बहस कर रहे होते हैं, एक इंसान चला जाता है कि यार छोड़ मैं तेरे से क्या बात करूं, तो बंदा बोलता है भाई वॉक अवे क्यों कर रहा है, बात करके जाना। वॉक अवे करके क्या होगा, तो वॉक अवे करने का मतलब होता है एक सिचुएशन को क्या करना, अवॉइड करना, सिचुएशन को क्या करना, अवॉइड करना, उसको बोलते हैं वॉक अवे। ठीक है, आप कहते हैं ना विड्रॉ फ्रॉम अ सिचुएशन, विड्रॉ का मतलब पीछे हटना, भागना, विड्रॉ फ्रॉम अ सिचुएशन, सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो आप, ठीक है, वहां से भाग रहे हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉक अवे। इलप का मतलब क्या होता है, इलप का मतलब होता है जब आप किसी से शादी करने के पर्पज से उसे घर से भगा के ले जाते हो या उसके साथ घर से भाग जाते हो, उसको बोलते हैं इलप। क्या बोलते हैं, इलप, यानी कि घर से भाग जाना क्या करने के लिए, शादी करने के लिए, घर से भाग जाना क्या करने के लिए, शादी करने के लिए। ठीक है भाई, घर से भाग जाना क्या करने के लिए, शादी करने के लिए। और एक ही आंसर बचा आपको पता, तीनों तो मैच नहीं कर रहे हैं, इसको भी लिख ही लो, टू रन अवे सीक्रेटली, क्या करने के लिए, टू गेट मैरिड, टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए घर से भाग जाना। रन अवे का मतलब क्या होता है, भागना, भाग जाना, रन अवे, किसी से या किसी की गिरफ्त से, गिरफ्त का मतलब गिरफ्तारी, रन अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना। जैसे रन अवे का मतलब सिंपल भाग जाना भी होता है, जैसे चोर ने पुलिस को देखा और चोर भाग गया तो ही रन अवे, रन अवे का मतलब दूर भाग गया या भाग गया।
तो यहां पर एक बात बताओ, जो पुलिस वाले हैं वो हाई अलर्ट पे क्यों होंगे? क्योंकि जो चोर है वो किसी का पीछा कर रहा है, या जो चोर है वो किसी सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है, या तो चोर है शादी करने के लिए घर से भागा, या चोर जो है वो भाग गया है, चोर जो है वो भाग गया है या गिरफ्त से निकल गया है। तो क्या आंसर होगा? जो चोर है या फिर जो भी बंदा जो आरोपी है जिसने हत्या करी लोगों की, वो क्या है? भाग गया है। द रन अवे कॉन्विक्ट, यानी कि जो पुलिस वाले हैं, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट, पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पे थी ऑन अकाउंट ऑफ द रन अवे कॉन्विक्ट, मतलब उस कॉन्विक्ट को लेकर जो भाग गया था, पुलिस की गिरफ्त से चला गया था। और वो जो था वो क्या था? हु हैड किल्ड मैनी पीपल, जिसने कई लोगों को मारा था। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? रन अवे। अगला, पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। पेमेंट्स या तो बाय डैश कर सकते हो या फिर कैश में कर सकते हो। तो बाय व्हाट? बाय चिक, बाय चीक, बाय चेक या बाय चिकी। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चेक, चेक आपको पता है ना? चेक जानते हो ना, बताने की जरूरत है? चेक होता है, अमाउंट लिखते हैं, किसके नाम पे दे रहे हो, इन फेवर ऑफ, वहां पे साइन करते हो, अमाउंट लिखते हो, उसको बोलते हैं चेक। तो चेक की स्पेलिंग क्या होती है? CHEQUE, CHEQUE। तो बाय चेक या फिर और इन कैश, दोनों माध्यम से जो है पेमेंट कर सकते हो। यू आर द डैश, यू आर द डैश टू द थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? गद्दी या सिंहासन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? गद्दी या सिंहासन। एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर, कि तुम भैया इस गद्दी, इस सिंहासन के डैश हो, तुम इस गद्दी के या इस सिंहासन के डैश हो, तो तुम्हें उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए। तो तुम इस गद्दी या सिंहासन के क्या हो? बाल हो, इस गद्दी के बाल हो, या इस गद्दी के यहां हो, हेयर का मतलब यहां, या इस गद्दी के खरगोश हो, या इस गद्दी के वारिस हो। तो क्या हो? इस गद्दी के वारिस हो। तुम इस गद्दी के वारिस हो, मतलब इस गद्दी पर तुम बैठने वाले हो, अगले वारिस हो तुम। ठीक है? एयर, हेयर, हेयर, हेयर। ठीक है? हेयर का मतलब बाल, हेयर का मतलब यहां, हेयर का मतलब खरगोश, और एयर का मतलब वारिस। ठीक है? इसकी प्रोनाउंसिएशन में ए आता है, एच नहीं आता, ए आता है। एयर, एयर मतलब वारिस। ठीक है? अगला, दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स, वो गाने बजा रहे हैं, सो डैश दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब्ड, कि मतलब जो पूरा पड़ोस, आस पड़ोस के जो लोग हैं ना वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो गाने बजा रहे हैं इतने डैश, तो इतने क्या? जोर जोर से, कॉमन सेंस है, इतने जोर से बजा रहे हैं कि पूरा जो पड़ोस है वो परेशान है। तो लॉर्ड का मतलब तो क्या होता है? स्वामी या मालिक। लॉर्ड का मतलब स्वामी या मालिक, जिसे बोलते हैं ना लैंड लॉर्ड, यानी कि मकान मालिक। लव्ड का मतलब क्या होता है? प्यारा या प्रिय। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, है ना? और भैया लाउड का मतलब क्या होता है? जोर से। तो गाने वो क्या बजा रहे हैं? जोर से बजा रहे हैं, लाउड बजा रहे हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन, आज की क्लास में लेकिन आसान क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, नहीं? लेकिन उसको आप आसान तभी कहना जब आपने कर लिए हैं वो, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आसान नहीं थे। ठीक है? क्योंकि मैंने क्या कहा, आज की क्लास में क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट नहीं कर पाया, मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ इतना है कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है भाई? देर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डैश। देर आर रोज ऑफ चेयर्स, रोज का मतलब क्या होता है? ऐसे पंक्तिबद्ध कुर्सियां लगी होती है ना, तो पंक्ति में कुर्सियां हैं, ऑन द बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। किसके? किसके दोनों तरफ? एल के दोनों तरफ, आइल के दोनों तरफ। ठीक है? या आई विल, इसका मतलब है आई विल या आइल। देखो दो दो की मीनिंग याद रखो। इसका मतलब होता है स्मॉल आइलैंड, स्मॉल आइलैंड। ठीक है? और इसका मतलब होता है बीच का स्पेस, बीच का स्पेस कह लो या बीच का गलियारा कह लो। समझाता हूं कैसे। जैसे कभी बस में बैठे हो, बैठे होगे, प्लेन में बैठे हो, बैठे होगे, नहीं बैठे होगे, तो देखा होगा बस में इस तरफ सीट्स होती हैं और इस तरफ सीट्स होती हैं और बीच में रास्ता होता है, उसी रास्ते को क्या बोलते हैं? आइल। सिनेमा हॉल में जाते हो, इस तरफ सीट्स होती हैं, इस तरफ सीट्स होती हैं और बीच में रास्ता होता है आने जाने का, उसको बोलते हैं आइल। तो वो जो बीच का रास्ता है चेयर्स की पंक्तियों के बीचों बीच, उसको बोलते हैं आइल। तो भैया यही तो बोलना चाह रहा है कि आइल के दोनों तरफ, आइल के दोनों तरफ, जैसे ये आइल है आने जाने का रास्ता, इसके दोनों तरफ क्या है? चेयर की पंक्तियां हैं। चेयर की क्या है? पंक्तियां, मतलब इधर भी चेयर्स, इधर भी चेयर्स, और बीच में क्या है? आइल है। ये बीच में क्या है? आइल है। ठीक है? आए समझ में?
मीनिंग पता नहीं होती तो नहीं कर पाते। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हैबिचुअल का आपको बताना है। इसमें क्या बताना है, कौन सा वर्ड जो है हैबिचुअल के बराबर है। हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाय, आप हैबिचुअल वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो आपको बताना है। मतलब हैबिचुअल का आपसे सिनोनियम पूछा एक तरीके से, हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाय। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज को लेकर हैबिचुअल है ना, या कोई काम हैबिचुअल है, तो हैबिचुअल का मतलब वो काम लगातार होता है, बार बार होता है। वो काम जो है लगातार होता है, बार बार होता है। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ। तो भैया मीनिंग पता होने चाहिए। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, या फिर कह सकते हो रुका हुआ। बोलो हाँ कि ना, ठहरा हुआ, रुका हुआ। कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कंटिन्यू चले। कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कंटिन्यू का, इस कॉन्टिन्यूअल का मतलब ये नहीं है कि लगातार, उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कोई चीज अगर कॉन्टिन्यूअसली हो रही है तो उसका मतलब वो चीज हुए जा रही है, रुक नहीं रही है। और कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हो रही है, फिर रुक गई, फिर हो रही है, फिर रुक गई, मतलब एक नियमित अंतराल पे वो चीज होती है। तो इसी को तो हैबिट कहते हैं, कि नियमित अंतराल पे आप उस काम को बार बार करते हो, उसी को तो हैबिचुअल कहते हैं, उसी को तो हैबिट कहते हैं। तो दिस इज द आंसर। टेम्परेट का मतलब क्या होता है, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। टेम्परेट वेदर, जैसे बोलते हैं ना कि जो वेदर है वो टेम्परेट है। टेम्परेट का मतलब ना तो ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, टेम्परेट है ना। हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। मतलब किसी चीज को जब आप पार्ट बाय पार्ट ना देखकर उसको संपूर्ण रूप से देखते हो, तो आप क्या बोलते हो, हॉलिस्टिक व्यू। क्या बोलते हो कि भैया इसका मुझे हॉलिस्टिक व्यू चाहिए। हॉलिस्टिक व्यू का मतलब संपूर्ण रूप से देखने पर कैसा दिखाई दे रहा है ये। मुझे मत बताओ कि नहीं सर ये वाला पार्ट अच्छा है, इस पे काम चल रहा है, मुझे संपूर्ण रूप से बताओ, मुझे हॉलिस्टिक व्यू चाहिए। तो हॉलिस्टिक व्यू का मतलब क्या है, संपूर्ण रूप से देखने पर। तो हैबिचुअल का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या हो जाएगा, जो काम कोई ऐसा जो एक रेगुलर मतलब बेस पे होता है, मतलब किसी किसी इंटरवल पे, जैसे हुआ फिर इंटरवल हुआ फिर हुआ फिर इंटरवल हुआ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, ऐसे करके होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअल। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में थोड़े इजी क्वेश्चन मुझे लगा ज़्यादा थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, और वो भी 2023 और 22 के, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने, 23 और 22 के। तो जब एग्जामिनर दे ही ये रहा है तो मैं अलग से क्यों करा दूं कुछ। सीजल का ही तो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी तो सीजल सीपीयू का था, उससे पिछला भी तो सीजल सीपीयू का। तो जब क्वेश्चन ही आपको इस लेवल का दिया जा रहा है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि अब आप सबको पता है कि इंग्लिश थोड़ी सी आसान हो चुकी है पहले से, तो जब एग्जाम सेट करने वाला इसी तरीके से एग्जाम सेट कर रहा है, तो मैं आपको जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, हालांकि ये क्वेश्चंस भी अच्छे थे, और उससे अगली क्लास में मैंने आपको बताया 1 वर्ड्स में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को भाई गुड नाइट और जय हिंद।